नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। स्वागत है आपका कहानियों के हमारे इस खास कार्यक्रम में जहां आप सुनते हैं हर दिन एक नई कहानी। जी हाँ, हर नई कहानी आपको देती है ज़िंदगी में आगे बढ़ने का एक नया हौसला। दोस्तों, आज भी एक ऐसी ही कहानी लाए हैं और ये कहानी है एक पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर प्राची गुप्ता के जीवन के बारे में। डॉक्टर प्राची गुप्ता वर्तमान में उदयपुर शहर के जीबीएच अमेरिकन हॉस्पिटल में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। और दोस्तों, हाल ही में उदयपुर के प्रतापनगर स्थित इन्होंने अपनी एक लेबोरेटरी भी खोली है। जी हाँ, जहाँ सभी तरह की जांचें की जाती है। आपको बता दें, डॉक्टर प्राची गुप्ता ने 10th के बाद निश्चय कर लिया था इसी फील्ड में आगे बढ़ने का और डॉक्टर बनने का। डॉक्टर प्राची गुप्ता के इस फैसले से माता पिता ज़्यादा खुश नहीं थे, लेकिन इनके मामा ने इनके इस फैसले को दिल से सराहा और इन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित भी किया। और दोस्तों, यहीं से डॉक्टर प्राची गुप्ता ने अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे कदम बढ़ाया। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भावनगर से एमबीबीएस किया और एमबीबीएस पूरा करने के बाद छत्तीसगढ़ से पैथोलॉजी की पढ़ाई की। और इसी दौरान डॉक्टर प्राची गुप्ता ने मुंबई के टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से 6 महीने का ऑन्कोपैथोलॉजी कोर्स भी किया। वर्तमान में ये जीबीएच अमेरिकन हॉस्पिटल में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और अपने काम के साथ साथ अच्छा अनुभव भी प्राप्त कर रही है। दोस्तों, अपने इस पूरे सफ़र के दौरान इनकी माँ ने इनका हमेशा हाथ थामे रखा और हर कदम पर इन्हें आगे बढ़ने का हौसला दिया। माँ ही डॉक्टर प्राची गुप्ता की लाइफ की रोल मॉडल है। वही जब कभी डॉक्टर प्राची गुप्ता जीवन के किसी मोड़ पर कमज़ोर पड़ जाती और इन्हें लगता है कि ये मुझसे नहीं होगा, उस वक्त इनके पिता ही इनके कंधे पर हाथ रख इनकी हिम्मत बढ़ाते हैं और इनके अंदर एक सकारात्मक भाव पैदा करते हैं। तो दोस्तों, आज अपनों का साथ मिलने के कारण ही इनके लिए इस पूरे सफ़र को पार करना आसान हो पाया है और ये अपने इस पेशे में बेहतर कर पा रही है। तो दोस्तों, ये तो हुई डॉक्टर प्राची गुप्ता के जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें। ऐसे ही और इनके जीवन से जुड़े अनुभवों के बारे में जानने के लिए आइए अब सीधा मिलते हैं डॉक्टर प्राची गुप्ता से और इनकी अपनी जुबानी सुनते हैं इनकी पूरी कहानी। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर प्राची गुप्ता। मैं पैथोलॉजिस्ट हूं जीबीएच अमेरिकन हॉस्पिटल बेडवास में। 1 साल से मैं काम कर रही हूं। मेरी वहां पे असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है। अभी हाल फिलहाल में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मैंने अपना एक छोटा सा लैब खोला है ब्राइट डायग्नोस्टिक्स नाम से, प्रतापनगर के यहाँ पे। ये 15 साल पहले की बात है। मेरी 10th ख़त्म हुई थी। उसके बाद 1 महीने के बाद मुझे लग गया था कि मैं डॉक्टर ही बनना चाहती हूँ। मैं गई कोटा और वहाँ पे मेरा एडमिशन कराया गया। मम्मी पापा घर में कोई भी खुश नहीं था सिवाय एक इंसान के, जो मेरे मामा हैं, उनका नाम है डॉक्टर MM मंगल। उन्होंने ही मुझे इंस्पायर किया कि आप जाओ, पढ़ाई करो और कुछ बन के आओ। वहाँ और कुछ नहीं काम करना है, सिर्फ पढ़ाई करनी है। फिर वहाँ से मेरा सिलेक्शन हुआ। मैं गई गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भावनगर में, और फिर वहाँ से मेरी जर्नी MBBS की स्टार्ट हुई। टफ़ था, बहुत टफ़ था, और मैं सोचती हूँ कि आने वाले समय में ये चीज़ बहुत इजी हो गई है MBBS करना, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करना हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल से। उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही MBBS का सफ़र ख़त्म हुआ, मेरी मम्मी हर पॉइंट पे मेरी इंस्पिरेशन रही है। एक तरह से जो बोले रोल मॉडल, वो मेरी मम्मी ही रही है। वो एक साधारण सी टीचर हैं, बट मेरे लिए वो टीचर नहीं, सब कुछ है। मेरे सर टीचर, मम्मी, दोस्त, मेरा कोई भाई बहन नहीं, मैं अकेली हूँ, सब कुछ है वो मेरी। उन्होंने हर पॉइंट पे मुझे गाइड किया है। जैसे कि मतलब एक इंसान बड़ा हो के भी कैसे गाइडेंस देता है, उंगली पकड़ के चलता है, चलाता है, वैसे। फिर मेरी MBBS ख़त्म हुई। मेरी छत्तीसगढ़ भिलाई में एक हॉस्पिटल है, वहाँ से मेरी आगे की पढ़ाई पैथोलॉजी की स्टार्ट हुई। 3 साल वहाँ लगे और उसके बाद हम लोग उदयपुर के हैं। उदयपुर में आके मैंने जीबीएच अमेरिकन हॉस्पिटल ज्वाइन किया। उसके बाद मैंने 6 मंथ्स का कोर्स किया है टाटा मेडिकल हॉस्पिटल मुंबई से। उसमें ऑन्कोपैथोलॉजिस्ट का कोर्स किया है मैंने, और वो बहुत ही मेरी पूरी जर्नी में सबसे मेन कोर्स, मेरे को भले ही छोटा था पर सबसे मेन कोर्स आज, क्योंकि एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा मैटर करता है, वो और कॉन्फिडेंस, वो मुझे उसी हॉस्पिटल ने दिया है। एक चीज़ होती है कि आपको दिशा कोई दिखाता है और आप चलते हो उस पर। वो सब चीज़ें मेरी मम्मी ने ही की है। मैं बहुत छोटी थी, 10th के बाद ही घर से निकल गई थी।
आई वॉज नॉट नोइंग एनी थिंग, कुछ समझ में नहीं आता था कभी कभी पॉइंट किस पॉइंट ऑफ टाइम पे। बट एक फ़ोन कॉल की दूरी पे थी मम्मी, कहीं पे भी हो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, आई वॉज ओनली विथ हर, कंफर्टेबल इन एवरी सेंस। सब तरफ से जो भी पूछना हो करना हो। हार्डशिप्स मेरी मम्मी पापा ने बहुत देखी है। मम्मी का भी इतना अच्छा नहीं था जॉब, थी मम्मी, सैलरी कम थी, पर मेरी पढ़ाई में भी लगता था, घर में भी लगता था, खर्चे भी लगते थे। मेरे फादर ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है उनका। आई एम द ओनली चाइल्ड, तो उससे इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ा है कि वो दोनों सिर्फ मेरा ही सोचते रहते हैं। अभी भी होता है तो सिर्फ वो मेरा ही सोचते हैं। इट्स लाइक जस्ट अ पॉजिटिव थिंग कि मुझे वो इतना बड़ा करके इतना बड़ा डॉक्टर बना चुके हैं। वो आज के ज़माने में मुझे लगता है कि कोई और भी पेरेंट होता मेरे लिए, कोई और भी दिया होता तो वो नहीं कर पाता। हार्डशिप्स हर एक पॉइंट पे। मैं जब कोटा थी तो हमारे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि हम लोग आगे किसी और चीज़ को सोच सके। जब तक मेरी पढ़ाई ख़त्म नहीं हो जाती थी उसके अलावा मम्मी पापा ने कुछ नहीं सोचा। एक बार पढ़ाई ख़त्म हो जाए, पैसे लग सकते हैं, नहीं लग सकते हैं, बट पैसे होने चाहिए, उसको भी भेजने हैं, हमको भी यहाँ पे रहना है। इतना हर चीज़ इकोनॉमिकली, फिज़िकली सब। मैं दूर रहती थी, अकेली लड़की, वो भी टेंशन थी। तो एक बोलते हैं कि एक विल पावर होता है, वो मेरे मम्मी पापा ने मुझे दिया, उन्होंने खुद ने एक दूसरे को दिया। क्योंकि आप बहुत मुश्किल होता है कि एक ही बच्चा है उसको इतना दूर भेज दो, वो भी इतने सालों के लिए। तो मैं मानती हूँ कि मैंने कुछ इतना नहीं देखा है जितना मम्मी पापा ने मेरे को सपोर्ट किया है और उन्होंने हार्डशिप्स देखी है। कभी भी कुछ भी होता है, इन एनी केस, इन एनी टाइम, मैं बोलती कि नहीं हो पाएगा मुझसे, ही नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? तूने इतना कर लिया तो ये भी हो जाएगा। ये क्यों नहीं हो पाएगा? अरे तूने इतना कर लिया, ये भी हो जाएगा। दे हैव ऑलवेज गाइडेड मी, कॉन्फिडेंस दिलाया है मुझे, सपोर्ट किया है। मैं मतलब सोच के भी नहीं सोच सकती कि उनके बिना मैं रह सकती थी। अभी भी, आज भी आई एम मैरिड, स्टिल लिविंग विद माई पेरेंट्स। आई कैन नॉट लिव विदाउट देम। एंड उनको भी मैं क्यों अकेले छोड़ूँ? कोई रीज़न ही नहीं है मेरे पास अकेले छोड़ने का। और हमेशा कुछ भी हो, पापा इज़ द फर्स्ट पर्सन हु टेल्स मी कि क्यों नहीं होगा, अच्छा बिल्कुल होगा। ऑलवेज सपोर्टेड मी। एक बोलते ना कंधे पे हाथ रखना, वो पापा करते हैं। नहीं तू ये भी कर सकती, ये भी कर सकती, वो भी कर सकती। बीइंग अ गर्ल आपको 10 बातें बोले जाती है, पूरा आपका परिवार बोलता है अरे ये तो लड़की है, क्या कर लेगी। बट आजकल लड़की लड़कियों से कम नहीं है, वो मेरे पापा ने मुझे हमेशा बोला है, हमेशा। मैं अपनी बात करूँ तो एक्सपीरियंस और एडुकेशन दोनों अलग पहलू है, बट वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। क्योंकि अगर आपके पास एजुकेशन नहीं होगी तो आप एक्सपीरियंस होके भी क्या करेंगे? यू नीड अ डिग्री। आपको डिग्री चाहिए, डिग्री के बिना आजकल कुछ नहीं होता, ना किसी की वैल्यू है ना कुछ और। बट उसी तरह एक्सपीरियंस नहीं होगा डिग्री लेके भी तो भी कोई मतलब नहीं। आज कितने ही पैथोलॉजिस्ट उदयपुर में हैं, कितने ही डॉक्टर्स उदयपुर में जिनके पास डिग्री भी है, बट अगर उनके पास ट्रीटमेंट अच्छी नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, कैसे डील करना है पेशेंट के साथ, वो सही नहीं है, तो चाहे उनकी डिग्री हो चाहे नहीं हो, वो एक ही बराबर है, चाहे नहीं होती डिग्री। तो इसलिए फर्स्ट थिंग इज़ डिग्री, सेकेंड थिंग इज़ एक्सपीरियंस। बट विद टाइम एक्सपीरियंस ही सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि आप कैसे किसी चीज़ को डील करते हैं या आप कैसे किसी चीज़ को आगे बढ़ावा देते हैं। हम लोग जब MBBS करते हैं तब ये कभी नहीं सोचते हैं कि आगे जाके हम पैथोलॉजिस्ट बनेंगे। हम ये सोचते हैं मुझे मेडिसिन लेनी है, गायनिक लेनी है, या फिर मैं ठीक है सर्जरी ले लूँगी। एज अ गर्ल आई एम सेइंग, आजकल सर्जरी की फील्ड में भी बहुत सारी गर्ल्स हैं, पर जब हम लोग कर रहे थे, ये बहुत टाइम हो गया, 12-13 साल पहले की बात है, 2009 का बैच है मेरा, बहुत टाइम हो गया इस बात को। तब बहुत ही कम लड़कियाँ सोचती थी अरे बहुत टीडियस ब्रांच है, सर्जरी नहीं लेंगी, मेडिसिन ले लेंगे या तो कुछ और ले लेंगे। देखते हैं क्या लेते हैं। पैथोलॉजिस्ट कोई नहीं बनना चाहता, बट आफ्टर टेकिंग पैथोलॉजी आई केम टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ इट। क्या होता है? पैथोलॉजिस्ट आर कंसल्टेंट्स डॉक्टर। डॉक्टर के जो कंसल्टेंट होते हैं वो होते हैं पैथोलॉजिस्ट। क्योंकि जब तक हमारी रिपोर्ट नहीं जाती, डॉक्टर इलाज तो कर लेगा पर पेशेंट ठीक हो नहीं हो वो कोई गारंटी नहीं है। इलाज करके भी वो ठीक नहीं हो पाता है क्योंकि उसकी रिपोर्ट कुछ और आ रही है। इसलिए आज के ज़माने में आपने ये सब देखा होगा, मैं बिल्कुल नॉर्मल जनता से भी बात कर रही हूँ ये चीज़ की कि जांचें बहुत अनिवार्य है आप लोगों के लिए। आप ये मत सोचिए कि पैसे लग गए, ये हो गया, वो हो गया। आज आप 5 डॉक्टर को दिखाएंगे और एक बार जांच कराएंगे, वो पैसे सेम ही लगेंगे। 5 डॉक्टर दिखाएंगे, ठीक नहीं होंगे, फिर दूसरे डॉक्टर को दिखाएंगे, पैसे तो आपके हर बार में उतने ही लग गए। इसलिए आप एक बार दिखाइए, डॉक्टर से जांच करवाइए,
बोलिए क्या है क्या नहीं है। आजकल कुछ कुछ पेशेंट्स इतने इंटेलिजेंट हैं, वो ये मुझे बोलते हैं कि मैडम पहले आप जांच लिख दीजिए, क्या है वो देख लेते हैं, 1 घंटे 2 घंटे में रिपोर्ट आ जाती है, हम लोग उसके हिसाब से हम वेट कर लेते हैं, फिर हमको दवाई लिखिए। आजकल की जनरेशन में जांचों की जो वैल्यू है वो जितनी हो बढ़ती जा रही है, चाहे वो रेडियोलॉजी हो, चाहे पैथोलॉजी हो, चाहे बायोकेमिस्ट्री हो, चाहे माइक्रोबायोलॉजी हो। हम लोग का जो सेक्टर है चाहे वो कितना ही नीचे हो, बट डॉक्टर्स को ही पता है कि हम कितनी वैल्यूबल कितने वैल्यूबल हैं, जांचें कितनी वैल्यूबल है। पेट में दर्द है तो यूएसजी लिखना ज़रूरी है आपको, पेट में दर्द किसी भी रीज़न से हो सकता है, जांचें लिखनी ज़रूरी है आपको, नहीं तो कारण इतने सारे हैं आजकल के ज़माने में। अभी अपनी पूरी दुनिया पैंडेमिक कोविड-19 से कर रही है। अगर इतनी ही इजी होती तो क्यों सीटी स्कैन करवाते, क्यों दूसरी जांचें करवाते, क्योंकि अनिवार्य है, क्योंकि ये बताती हैं कि कितना इन्फेक्शन है आपकी बॉडी में, कितना नहीं है, क्या करना रहेगा, उसी हिसाब से दवाइयाँ होती हैं। अगर आपके इन्फेक्शन नहीं है बॉडी में ज़्यादा तो दवाई कम होंगी, डोज कम होगी, और अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा होगी। उदयपुर में बहुत सी लैबें हैं जो बिना पैथोलॉजिस्ट के लिए रन हो रही है, बट बीइंग अ पैथोलॉजिस्ट मैं इस चीज़ को बढ़ावा कभी नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे पता है एक पैथोलॉजिस्ट रिपोर्ट करे और एक कोई और बिना उसके रिपोर्ट करे, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है। वो आपको रिपोर्ट तो दे देगा बट ये नहीं बता पाएगा कि उस रिपोर्ट की क्या गंभीरता है। कभी कभी होता है डॉक्टर को भी नहीं पता चलता है कि इसका क्या मतलब होता है, वो फ़ोन करके पूछता है, पर वो टेक्नीशियन या कोई जो पैथोलॉजिस्ट नहीं है या जो रजिस्टर्ड ऑफिसर नहीं है उस रिपोर्ट को करने के लिए, वो नहीं बता सकता है। तो अटक जाता है ये कि क्या करें, अब आगे रिपोर्ट कैसे करें, रिपोर्ट का मतलब कैसे समझें। उसमें हम लोगों की वैल्यू आती है। आज मशीनों का काम है, मशीन फैक्ट्री में भी मशीनें होती हैं, बट आप एक पर्सन होता है जो सारी मशीनों को देखना करना, क्या उसका होता है, खराब हो जाती तो कैसे होता है, वो एक पर्सन होता है। उसी हिसाब से हम लोग हैं पैथोलॉजिस्ट्स, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है एक चेन का, जिसमें मशीन वर्क भी है, टेक्निकल वर्क भी है और हमारा काम भी है। तो अगर किसी को ये लैब का है ओपन करना है बीइंग अ पैथोलॉजिस्ट, तो फर्स्ट थिंग आपकी ये होनी चाहिए कि आपको सब चीज़ मैनेज करने आनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आपकी एजुकेशन और एक्सपीरियंस के हिसाब से आप नहीं खोल सकते। आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे कोई क्या होता है, टेक्निकल वर्क आना चाहिए। कभी कोई छुट्टी ले ले तो आप ऐसे नहीं हो कि बिल्कुल ही आपकी लैब ही नहीं चल पाए, क्योंकि आप तो पैथोलॉजिस्ट हो। आपको बीइंग अ पैथोलॉजिस्ट, बीइंग एन ओनर ऑफ द लैब, यू शुड नो एवरीथिंग, जो आपकी लैब में टेस्ट होते हैं नहीं होते हैं, और उनको जो भी आप जिसको भी अप्रोच करते हो, जैसे हम लोग अप्रोच करते हैं डॉक्टर्स को कि आप हमारे यहाँ टेस्ट भेजो, तो आपको भी अपनी लैब का पूरा पता होना चाहिए कि आपकी लैब में कौन कौन से टेस्ट हैं, कैसे होते हैं, क्या होते हैं। तो इम्पॉर्टेंस है कि आपको एक लीडरशिप क्वालिटी भी होनी चाहिए, आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, और आपकी डिग्री तो होनी ही चाहिए, क्योंकि डिग्री के बेसिस पे ही सारी चीज़ें होती हैं। लीडरशिप इनकलकेट हुई है कि मैं बॉर्न लीडर हूँ, ये तो मुझे नहीं पता है, बट मैं जब स्कूल में थी तब मैं कुछ भी लीडरशिप जैसी क्वालिटीज़ नहीं एक्सपीरियंस करती थी अपन में, खुद में। किसी और को देखती थी तो लगता था कि हाँ वो है लीडर, हमारा कैप्टन। बट धीरे धीरे विद टाइम हो सकता है कि आप बहुत सारी चीज़ों से इन्फ्लुएंस होते हो, बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर आती है, कभी कभी मजबूरी में आपको बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। तो जो आपका मैनेजिंग नेचर होता है, अगर वो क्वालिटी डेवलप कर लेता है तो आप शायद लीडर कहलाते हो। तो मेरे साथ हो सकता है यही हुआ हो। कोई स्कूल या बचपन की याद ऐसे तो कुछ बहुत बड़ी याद नहीं है, बट हम लोग कॉलेज में थे, सब लोग छुट्टी पे जा रहे थे, और एक तरह से बोलते हैं कि कोई क्लास में नहीं आ रहा था, पर 1-2 लोग थे, उसमें से मैं भी थी, जो चाह रहे थे कि क्लास अटेंड करें ही करें, हम क्यों जा रहे हैं छुट्टी, बिल्कुल इच्छा नहीं थी छुट्टी करने की। तो हम 3 लोग भी, 3 या 4 थे शायद, तो हम लोग गए थे क्लास अटेंड करने। बट फिर हुआ कि अभी दूसरे लोग नहीं आ रहे हैं पर हम लोग जाते हैं, गए और सर लोग ने बोल दिया कि आप 4 लोगों को ही पढ़ाएंगे। तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, हम लोगों को लगा कि हाँ चलो, जो पढ़ना चाह रहे हैं वो तो एटलीस्ट पढ़ रहे हैं। ये तो हो गई थोड़ी ऐसी बात। एक अच्छी बात भी है, जो हंसी मजाक की बात भी है, जो मैं बहुत छोटी थी तब की बात है। मेरी मम्मी शायद 10 ईयर्स की थी मैं, तभी मम्मी ने जॉब शुरू कर दिया था।
वो आती थी 6 o'clock तक। तब तक मैं उनकी याद में ना तो कपड़े चेंज करती थी, ना कुछ खाती थी, ना कुछ पीती थी। 4-5 बजे तक उनका वेट करती थी और उन्हीं के हाथ से खाती थी। पता नहीं क्यों, आज भी ऐसा है थोड़ा थोड़ा, पर बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर कोई टाइम मशीन दे मुझे और पीछे जाने के लिए बोले कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ कि नहीं चाहती हूँ, तो शायद मेरा जवाब यही होता कि मैं डॉक्टर ही बनना चाहती थी। क्योंकि 8th या 9th क्लास में थी मैं जब मम्मी का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया था। और उस दिन थी 26 जनवरी, जिस दिन डॉक्टर्स नहीं मिलते हैं। पर लकीली आई हैड अ नाइस लक दैट डे, और मम्मी वॉज विथ एवरी डॉक्टर इन द हॉस्पिटल बिकॉज ऑफ सम गुड पीपल इन द हॉस्पिटल। सो इतना उस दिन मुझे सेटबैक हुआ। आई वॉज नॉट अवेयर फॉर फ्यू डेज कि मम्मी सो इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशन कि या तो रहेंगी या नहीं, ऐसी सिचुएशन थी मम्मी की। बट उस दिन शायद अंदर से सोच लिया कि डॉक्टर ही बनना है। तो हो सकता है वही रीज़न रहा हो, और शायद आगे भी मैं कभी इस चीज़ को सोचूंगी नहीं कि मुझे क्या यार कुछ और बनना था, क्या डॉक्टर ही बनना था। मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया। मेरे मम्मी पापा दोनों ही डॉक्टर नहीं हैं, मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया। बट एक होता है आपका कोई ड्राइविंग फैक्टर होता है जो आपको ड्राइव करता है उस तरफ। और 10th के बाद भी सब लोग नॉर्मल थे। उन्होंने बोला कि बस ये क्लियर हो जाए तो देखते आगे तुम क्या करोगी। कोई प्रेशर नहीं था कहीं जाने का। मैंने खुद ने अपने आप से ही ऑप्ट किया कि आई हैव टू गो समवेयर, क्योंकि उदयपुर में देयर वर एट दैट टाइम सो मैनी ईयर्स बैक, उस टाइम नहीं थी इतनी अच्छी एजुकेशन रिगार्डिंग MBBS, प्री PG, पोस्ट PG, ये सब नहीं थी। आज है, आज का ज़माना अलग है, आज ऑनलाइन का ज़माना है, उस टाइम नहीं था। बट आई थिंक सो वी हैव फेस्ड, all three of us have faced hardship, but it's worth the wait, I believe. मेरा अभी तो बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल रहा है 1.5-2 साल से। तो आई जस्ट फॉरगॉट ऑल दीज फन एक्टिविटीज़ आई यूज टू डू बैक। बट हाँ, पहले आई यूज टू स्विम, आई यूज टू डू साइकिलिंग। कुछ फन एक्टिविटीज़ के लिए आई यूज टू कुक। आई एम फॉन्ड ऑफ कुकिंग, एवरीथिंग आई कैन कुक. And before that also I used to love watching movies, old movies, new movies. I can watch repeatedly movies. So but for some time, I think so 2 years still, I am not like more bothered about my fun activities. I'm very focused towards my career, and since I've opened my lab also, that is a new venture for me. So I'm very very focused about all these things. So अभी तो कम है फन एक्टिविटीज़, बट या दीज आर माई हॉबीज़. कोविड-19 जो अपनी बहुत बड़ा पेंडेमिक है, उससे पूरी दुनिया, इंडिया क्या पूरी दुनिया, बहुत बड़े बड़े देश जो डेवलप्ड देश हैं वो इससे फाइट कर रहे हैं. अभी भी हो रहा है कि आज भी अपन सोचते हैं कि क्या पता हम लोग कहीं बाहर जाएंगे तो मास्क लगाना है कि नहीं लगाना है. ये जो मास्क लगाने की छोटी सी चीज़ है, ये अपन को अभी नहीं छोड़नी है, क्योंकि एक ओमिक्रॉन वेरिएंट है जो साउथ अफ्रीका में आया है, इनिशिएट हुआ है. वो उदयपुर में आए नहीं आए, पर इंडिया में ज़रूर आ गया है. आप ये नहीं कह सकते कि ये जो बंदा है ये बाहर से आया है, ये जो है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव. प्लीज़ मास्क को, प्लीज़ 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 मास्क को ना हटाएं. कहीं भी जा रहे हैं, चाहे क्राउडिंग प्लेस में जा रहे हैं, चाहे नहीं जा रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं, मास्क लगा के निकलिए. बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम नहीं कह सकते कि आज हम जिस व्यक्ति से मिल रहे हैं वो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव. सेकेंड वेव जो थी, जो अप्रैल, मई, जून, जुलाई इतने टाइम तक रही है, उसने फर्स्ट वेव से भी ज़्यादा नुकसान किया है बिकॉज ऑफ जस्ट केयरलेसनेस. क्योंकि लोगों ने फर्स्ट वेव के बाद मास्क पहनना छोड़ दिया था. बहुत लोगों के तो परिवार में 5-6 मेंबर्स तक भी गुजर गए हैं, उनका पूरा परिवार समाप्त हो गया है. कुछ लोगों ने अपने एक मेंबर को खो दिया है. कुछ लोगों ने मतलब दुनिया में ये देख लिया है कि आज के ज़माने में मेडिकल भले कितना ही विकसित हो गया है, बट जो चीज़ है वो चीज़ है. इसके लिए कोई दवाई नहीं है. हमने सबने वैक्सीन लगाई है, 2 डोज लगाए हैं. काफ़ी सारे इंडिया में लोगों को लग चुकी है वैक्सीन. पर ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, इससे भी अपन को बच के रहना पड़ेगा. जो बचने का एक मात्र उपाय है वो है सैनिटाइजेशन. आप अपने हाथ, कपड़े जो भी हैं बाहर से आते हैं धोने डालें, हाथ अपना सैनिटाइज करते रहें. अपने जो भी सारे असेंशियल्स हैं, मोबाइल वगैरह जो आपके कहीं भी रखे गए हैं,
उनको सैनिटाइज करें और मास्क पहनना नहीं छोड़ना है। मास्क इतना इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको कोविड हुआ भी है मास्क पहनने के बावजूद भी, तो उसकी जो सीवियरिटी बोलते हैं हमारे शब्दों में, वो कम होती है। इसलिए मास्क पहनिए और स्वस्थ रहिए। बट ये हम देखते हैं ये सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं इस पैंडेमिक के, बट एक पॉजिटिव पॉइंट जो हुए हैं वो हम नज़रअंदाज कर रहे हैं। हम अपने पेरेंट्स के साथ ज़्यादा रहे हैं, हम अपने नेबर्स को जानने लगे हैं, हम नेबर से बात करने लगे हैं, क्योंकि हम लोग सब लॉकडाउन में थे, सब घर पे थे, सब ने अपने आप को एक तरह से बहुत ही उसमें ढाला है, सारे नई नई चीज़ों में ढाला है। डिजिटलाइज्ड हुआ है इंडिया और बहुत ही रैपिडली हुआ है ये डिजिटलाइज्ड। अपन सोच भी नहीं सकते थे, आज बच्चों की पढ़ाई तक डिजिटलाइज्ड हो गई है। बहुत अच्छा कर रहे हैं आज के बच्चे और हमको वो हमारा उज्जवल भविष्य है, उनको तो पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। इसमें मैक्सिमम जो सहयोग मिला है हम लोगों को वो टीचर्स से मिला है। जो स्कूल के टीचर्स हैं, मेरी मम्मी खुद एक टीचर है, वो गवर्नमेंट स्कूल की टीचर है। उन्होंने तो घर में एक एक दो दो लोगों बच्चों को जा के पढ़ाया है, क्योंकि वो उनके पेरेंट्स इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, ना नेट ना स्मार्ट फ़ोन। तो मैं हेड्स ऑफ करती हूँ फर्स्टली तो डॉक्टर्स को, सेकेंडली जो हमारे पुलिस कर्मचारी हैं वो उनको, और थर्डली हमारी टीचर्स को। चाहे हम लोग कितना ही उनको नज़रअंदाज करें, जो टीचर्स होती हैं वो कितना ही कर ले हैं, वो बच्चों का कभी बुरा नहीं सोच सकती। चाहे उनको खुद को भी डर लगता होगा कि हमको कोविड नहीं हो जाए, बट फिर भी उन्होंने पढ़ाई कराई है। डिजिटलाइज्ड हुआ है इंडिया और ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है जो कि हम लोगों को इस पैंडेमिक से सीखनी चाहिए। बट मास्क लगाना अभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि किसी का कोई भरोसा नहीं है। आज आप स्वस्थ हैं, कल नहीं हैं इस दुनिया में। इसके बीच में सिर्फ एक ही चीज़ का अंतर है, जो है मास्क। प्लीज़ मास्क पहनिए। मैं आप सभी को, मेरे पेशेंट्स, मेरे मम्मी पापा, मेरे सारे कलीग्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको एक डेडिकेट करना चाहूँगी सॉन्ग। वो ये है, रुक जाना नहीं तो कभी हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के, उराही 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 उराही। Thank you to all the viewers to listen to my story. I hope you find my story inspiring. If you have such story, such inspiration or such story like that, please like it, subscribe it and comment it. If you also have an inspiring story like this, you can approach this platform, Work Mob, and you can also like, comment and subscribe over here. Thank you so much. दोस्तों, आप सुन रहे थे डॉक्टर प्राची गुप्ता के जीवन की कहानी, इनकी अपनी जुबानी। ऐसी ही प्रेरक कहानियाँ रोज़ाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और दोस्तों, अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई है तो जल्दी से इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। जी हाँ, मौका है आपके पास भी अपनी कहानी हर शख्स तक पहुंचाने का। तो आइए और जुड़िए आप भी इस मुहिम में हमारे साथ और सुनाइए अपनी कहानी देशवासियों को। आपकी कहानी ले आएगी लोगों के जीवन में आशा की एक नई किरण। तो आइए और दीजिए इस मुहिम में हमारा साथ और सुनाइए अपनी कहानी। लेट्स इंस्पायर टुगेदर, इफ वी कैन, इंडिया कैन। दोस्तों, जिस तरह डॉक्टर प्राची गुप्ता ने अपने जीवन से जुड़े किस्सों, अनुभवों और संघर्षों के बारे में बताया, ठीक इसी तरह आप भी अपने जीवन के हर पड़ाव, हर दौर को एक बार फिर से याद करें और अपनी कहानी साझा करें। दोस्तों, आपके अनुभवों से देशवासियों को मिलेगी एक नई प्रेरणा। इसलिए जल्दी से जुड़िए आप भी इस मुहिम में हमारे साथ। फिलहाल वक्त हो चला है आप सभी से इजाज़त लेने का, लेकिन बहुत जल्द फिर होंगे हाजिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कहानियों का हमारा एक खास कार्यक्रम और लीजिए हर नई कहानी से हर दिन एक नई और सच्ची प्रेरणा। नमस्कार।